देखिए बेटा, आप इधर आपका बच्चे स्टैट्स के चैप्टर चल रहे थे यहाँ पे, थ्योरी वाले, ठीक है। स्टैट्स के चैप्टर के अंदर ये मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 3 का पार्ट 2, यानी कि जो हमने लास्ट चैप्टर किया था वो चैप्टर 3 किया था। कुछ बुक्स में ये है ही 2 चैप्टर्स के रूप में अलग अलग, और कुछ बुक में क्या है एक ही सिंगल चैप्टर बना के दिया हुआ है। तो मैंने जिसमें 2 चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। बेसिकली लास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो लास्ट चैप्टर हमने किया है जिसने नहीं भी किया हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको ये समझ नहीं आएगा। अब इस मेथड का नाम क्या है बच्चे, यहाँ पे सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। देखो बेटा, बेसिकली मेथड क्या है, आप सबको मैंने बताया था कि जो स्टैट्स एक सब्जेक्ट है, स्टैट्स के अंदर हम क्या निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, बार चार्ट, ये सब आपने 9-10 क्लास में करा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सब कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है सर, डाटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है किसी भी चीज का। अब हमें डाटा क्या करना पड़ता है सर, वो कलेक्ट करना पड़ता है, और हमारा चैप्टर भी क्या चल रहा है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ अ डाटा। तो डाटा को कलेक्ट करने का एक मेथड होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है सर, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। किससे जानते हैं हम, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। इसको ना एक बेसिक एक एग्जांपल के थ्रू समझना अभी, सेंसस और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे आप सब यहाँ पे। सपोज करो बेटा, अभी आप सब बच्चे यहाँ पे बैठे हो, 50 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। मैंने क्या करा कि 50 के 50 स्टूडेंट्स का क्या लिया बेटा, यहाँ पे टेस्ट लिया, और उसकी बेस पे आपके बैच को डिफाइन करा कि ये एवरेज है, एक्सीलेंट है, या फिर गुड है, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, अपने पूरे बैच को क्या करा, एक तरीके से 50 के 50 बच्चों का टेस्ट लिया। तो बच्चे मैं आपको बता रहा था कि हमारा मेथड क्या चल रहा है बेटा, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपके बैच में बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 50 के 50 स्टूडेंट्स का क्या लिया बेटा, टेस्ट लिया, और उसकी बेस पे मैंने बैच को डिफाइन किया कि एक एवरेज बैच है, एक्सीलेंट है, या गुड है। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड ये है कि सर मैंने 50 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 20 बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है, और उसकी बेस पे मैंने ये डिसाइड किया कि आपका बैच किस तरीके का है। तो बेटा जितना भी हमारे पास डाटा है, अगर हम उस डाटा की ईच और एवरी आइटम को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में किया, 50 के 50 बच्चों का टेस्ट लिया, तो इस तरीके के मेथड को बोला जाता है सेंसस मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंसस मेथड। लेकिन दूसरे मेथड में मैंने क्या किया कि 50 के 50 बच्चों का टेस्ट नहीं लिया, उसमें से कुछ सैंपल चुन लिए, यानी 20 बच्चे चुने, उनका टेस्ट लिया और उसकी बेस पे अपना रिजल्ट निकाला। तो वो कौन सा मेथड हो गया सर, हमारा सैंपलिंग मेथड हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, तो क्या आपका जो ब्लड टेस्ट होता है, आपकी बॉडी में से सारा खून निकाल के ले जाते हैं वो, कि टेस्ट करके वापस डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लड सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल भी क्या है, एक तरीके से सैंपलिंग का ही मेथड का एक पार्ट माना गया है। समझ आ गया आप दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि सर जब हम हर एक आइटम को स्टडी करेंगे तो वो कौन सा मेथड है, सेंसस, और जब हम सिर्फ उसमें से कुछ सैंपल लेके स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सैंपलिंग मेथड। अब पढ़ लेते हैं बेटा। कहता है एक्सप्लेन सेंसस मेथड, आल्सो एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ सेंसस मेथड। पहले पढ़ते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। When a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population। बेटा यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है ना, ये जनसंख्या नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं टोटल डाटा। टोटल, मान लो मेरे पास 100 बच्चों का डाटा है, 1000 बच्चों का डाटा है, 2000 बच्चों का डाटा है, तो वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पे, कहता है कि अगर मैं अपने टोटल डाटा में से ईच एंड एवरी एलिमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज अ सेंसस मेथड। यानी हर एक आइटम को अगर मैं स्टडी करूंगा तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा सर, मेरा सेंसस मेथड कहलाएगा। दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। कहता है इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब मेरे पास डाटा क्या होगा, कम होगा। मान लो बेटा मेरे पास डाटा बहुत सारा है, तो हर एक आइटम को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, फिर सैंपलिंग मेथड यूज करूंगा। और अगर मान लो मेरे पास डाटा थोड़ा सा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर सैंपल कौन सा मेथड यूज कर लूंगा, सेंसस यूज कर लूंगा, ठीक है। हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर आर नीडेड टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसा होना चाहिए, हाईली ट्रेन्ड होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा होता है बेटा, इसे हम बोल सकते हैं
पॉपुलेशन सेंसस। हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा जनगणना करना। क्या करना? जनगणना, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग करना। तो देखो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है ना, उसमें बेटा कौन सा मेथड यूज होता है? हमारा सेंसस। क्यों? इसमें आप ही के गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को डोर टू डोर हर एक घर में भेजा जाता है, वहां से पॉपुलेशन काउंट कराई जाती है कि भैया उस घर की पॉपुलेशन पता करके लाओ कि हर एक घर में कितने लोग रहते हैं। तो ये वाला मेथड कहां पे यूज होता है? पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये एग्जांपल याद रख सकते हो सर, सेंसस मेथड कहां पे यूज होता है? पॉपुलेशन को काउंट करने में। ठीक है, कहता है demographic data on a birth, death rate, literacy, workforce, life expectancy, size and composition of population are collected and published by the Registrar General of India। तो ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, ये कौन से मेथड के थ्रू निकाली जाती है बेटा? सेंसस के थ्रू। कहता है द फेमस एग्जांपल ऑफ दिस मेथड ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर। कहता है हर 10 साल बाद हमारे देश में क्या की जाती है बेटा? जनगणना की जाती है। कहता है द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 2011। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2000। फिर कब होना चाहिए था बेटा? 2021 में, लेकिन ड्यू टू कोविड वो वहां पे नहीं हो पाया था, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया था आगे। ठीक है, क्योंकि कोविड 2020 में आया था, उसके बाद 21 में भी चल रहा था, तो वहां पे पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई थी। वरना हर 10 साल बाद क्या की जाती है बेटा? देश की जनगणना की जाती है। क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे। कहता है सेंसस मेथड इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट इन्यूमरेशन और 100% इन्यूमरेशन और कंप्लीट सर्वे मेथड। इसको हम इन तीनों नामों से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम हर एक आइटम को क्या करते हैं? पूरे तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है बेटा मेरिट्स क्या है इसके। कहता है इंटेंसिव डीपली स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अगेन बोलूंगा, जनसंख्या मत समझना, इस चैप्टर में पॉपुलेशन का मतलब है जो आपके पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, वो कहता है कि इस मेथड के अंदर जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, इंटेंसिव का मतलब होता है, लिखा भी हुआ है मैंने यहां पे क्या? डीपली। यानी हम हर एक आइटम को स्टडी करते हैं, और कैसे करते हैं सर? डीपली स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड इंटेंसिव एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कवरिंग मैनी फेस ऑफ द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, इन अ पॉपुलेशन सेंसस इट इज नॉट द नंबर ऑफ पर्सन विच इज काउंटेड। कहता है आप क्या सोचते हो जब जनगणना करने जाते हो तो बेटा सिर्फ वो ये पूछ के आ जाते हैं घर में कितने लोग हैं? ऐसा नहीं होता। बट इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ मेल्स की, उसके अंदर से मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनकी एज कितनी है, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं है, एजुकेशन क्या है उनकी, ऑक्यूपेशन यानी काम क्या करते हैं, इनकम कितनी है, हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें भी क्या करते हैं बेटा? वहां पे हम स्टडी करके आते हैं। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंसस मेथड के थ्रू लेके आओगे वो कैसी होगी? डिटेल होगी। डिटेल होगी और डीपली होगी, हर एक चीज को पता करके आप आते हो। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कहता है इस मेथड को यूज करने पे जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरा, उसके ऊपर भरोसा भी क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी न्यूज पब्लिश करता है तो हमें उस पर ट्रस्ट होता है ना कि गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसका मतलब डाटा क्या होगा? सिंस एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व पर्सनली, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी आइटम मिस नहीं किया, हर एक आइटम को क्या किया है बेटा? प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है। इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसीलिए इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हाईली एक्यूरेट और हाईली रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा क्या? सुटेबिलिटी ऑफ अ मेथड। कहते हैं दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। अब ध्यान से सुनना इस बात को भी, ये मेथड हम कहां पे यूज कर सकते हैं बेटा? होमोजीनियस एक वर्ड आया आपका, हिंदी में बोलते हैं हम इसको समरूप या फिर एक जैसा। कहने का मतलब है, कहता है सर अगर आप सेंसस मेथड यूज करना चाहते हो ना, आप तभी कर पाओगे जब आपके पास जो डाटा है ना वो सारा का सारा क्या है? यहां लिखा है। कहता है दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द डिफरेंट आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। जब वो एक जैसी नहीं है तो आप इस वाले मेथड को यूज कर लो। क्यों? अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर मेरे पास सारा डाटा अलग अलग है तो क्या उसमें से मैं सैंपल निकाल पाऊंगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, दिक्कत आएगी बहुत। दो बंदे कहीं के, दो बंदे कहीं के, दो बंदे कहीं के, लेकिन सारे बंदे अगर एक ही जगह के तो उसमें से सैंपल आराम से निकाला जाएगा। तो ये मेथड हम ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास जो डाटा है ना वो सारा क्या है? अलग अलग है, होमोजीनियस नहीं है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वहां पे? सेंसस मेथड करेंगे। अब कहता है कि इसके डीमेरिट्स क्या है सर? देखो सीधी सी बात है, क्योंकि बेटा हर एक आइटम को स्टडी करना है, जाके स्टडी करना है, तो ये मेथड क्या होता है सर? थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। देखो लिखा है, कहता है सिंस द डाटा आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन
इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली इन द केस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। जब आपके पास डाटा बहुत सारा होगा तो उसके अंदर आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे और एफर्ट्स भी क्या लगेंगे सर, बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, फिर आता है नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। इस मेथड के अंदर क्या होता है सर, एक दिक्कत हो रहा है कि हमें टाइम भी क्या लगता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। क्यों? कहता है सिंस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आर टू बी कलेक्टेड अंडर अ सेंसस इन्वेस्टिगेशन, मोर टाइम एंड मैन पावर आर नीडेड फॉर इट कलेक्शन। ये पॉइंट्स बेटा आप सब खुद से भी बना के लिख सकते हो, कोई हार्ड पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि सर इसके अंदर हर एक आइटम को स्टडी करना होता है, इसलिए हमारा टाइम क्या लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। इन एप्लीकेबिलिटी मतलब सेंसस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। हाँ, एक दिक्कत है कि मान लो पॉपुलेशन यानी डाटा क्या है, इनफाइनाइट है, अनगिनत है, तो वहां पे आप सेंसस मेथड यूज कितनी आइटम स्टडी कर लोगे। अगर कोई बोले कि भैया यूनिवर्स में कितने तारे हैं ये गिन के बताओ, या कितने तरीके के तारे हैं ये गिन के बताओ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सर इनफाइनाइट है, कहां तक गिनते रहेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन कह दे गिन लो, गिन लेंगे। अब कह दे कोई बंदे को, क्या एक एजेंसी को हायर कर ले, कहे कि भैया एक काम करो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन गिन के आओ, या ये बताओ कि पूरी दुनिया के अंदर इंसान के साथ साथ जानवर कितने हैं, या कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पॉसिबिलिटी है इन चीजों को काउंट करने की? नहीं है सर। तो यानी कि सर जब डाटा इनफाइनाइट हो जाएगा तो वहां पे सेंसस मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आता है बेटा एक्सप्लेन सैंपलिंग मेथड, आल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कहता है सैंपलिंग मेथड बताओ क्या होता है और उसके मेथड के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं वो समझाइए। तो सैंपलिंग मेथड मैंने क्या बताया था बेटा, when only some representative item of the population are selected and data collected from these item are used for the analysis, the method is known as a sampling method। जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट है कि आपके पूरे में देखो बहुत सारे हैं, इंडिया के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स प्ले करते हैं बेटा, 11। यानी वो कितने लोगों में से चुने हमने, 140 करोड़ लोगों में से 11% चुने ना, तो वो भी क्या एक सैंपलिंग का ही पार्ट हुआ। हमने सबको नहीं क्रिकेट खिला दिया, हमने क्या करा, पूरी पॉपुलेशन में से इतने जने चुने। और वो भी कैसे चुने होंगे, पहले 140 करोड़ लोगों में से मान लो 100 लोग चुने होंगे, 100 में से फिर 50 फाइनल किए होंगे, फिर 50 में से 30 20, फिर जाके एंड में सिलेक्शन हो गया, क्या पहुंचे होंगे वो 11 पे। और ये जो 100 लिए हैं मैंने बहुत मिनिमम लिए, कई हजारों बंदों में से 11 निकल के आते हैं एंड में। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है सर, हमारा सैंपलिंग का पार्ट है। सैंपलिंग मेथड में कहता है सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स और अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब फिर से लिखा था मैंने यहाँ बताने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डाटा। The first task in selecting a sample is to identify the population। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सैंपल चुनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन मतलब डाटा होना चाहिए। पहला स्टेप कहता है once the population is identified, the researchers select a representative sample and it is difficult to study the entire population। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सारा का सारा डाटा आ जाता है तो उसमें से कुछ सैंपल क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। ठीक है, कहता है a good sample is generally smaller than the population and it is capable of providing a reasonable accurate information about the population at much lower cost and a shorter time। समझो, कहता है एग्जांपल के लिए कहता है कि इन्वेस्टिगेटर इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू मंथली एक्सपेंडिचर इन अ स्कूल कंप्राइजिंग ऑफ अ 5000 स्टूडेंट। जो इन्वेस्टिगेटर है बेटा वो ये पता करना चाहता है कि एक स्कूल के अंदर 5000 बच्चे हैं तो उसमें से उनका एक्सपेंडिचर कितना है या इनकम कितनी है। द इन्वेस्टिगेटर में टेक अ सैंपल से 500 स्टूडेंट, उसने 5000 बच्चों में से कितनों का सैंपल ले लिया, 500 बच्चों का, टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ अ होल पॉपुलेशन ऑफ 5000 स्टूडेंट। यानी 5000 बच्चों में से सैंपल कितने का लिया गया, सिर्फ 500 बच्चों का लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसकी मेरिट्स क्या है बेटा। देखो सीधी सी बात है, वो वाला मेथड क्या था, खर्चा ज्यादा था, इसमें खर्चा क्या होगा सर, क्यों होगा सर कम, क्योंकि सर अगर मान लो सेंसस मेथड की बात करें तो हमें 5000 के 5000 स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ कितने स्टूडेंट को स्टडी करना है, 500 स्टूडेंट को। तो यानी सर टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी क्या लगेगा हमारा यहाँ पे, कम लगेगा। इसीलिए ये जो मेथड है बेटा क्या कॉस्ट होती है इसकी, कम होती है। कहता है इट इज मोर इकोनॉमिकल देन द सेंसस टेक्निक एज द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कन्फाइंड ओनली टू अ फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि हम पूरे डाटा में से सिर्फ कुछ सैंपल चुनते हैं। ग्रेटर स्पीड, खुद बताओ बेटा 5000 बच्चों की डाटा लेके उसको स्टडी करने में टाइम ज्यादा लगेगा या 500 बच्चों का, फिर 500 बच्चों का डाटा लेंगे उसको स्टडी करेंगे तो रिजल्ट किस में जल्दी आएगा, 500 बच्चे वाले में आएगा ना। तो वही चीज कहता है इन दिस मेथड ओनली रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ऑफ द अप्रोच, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द डाटा सेव टाइम, नॉट ओनली इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन
बट आल्सो इन द प्रोसेसिंग, एडिटिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, देखो मैं आपको इसका और एग्जांपल बताता हूँ। आजकल शादियां होती हैं सबके घर में। देखो एक टाइम होता था बेटा, पहले के टाइम में ना जो कैमरास होते थे ना उसके अंदर रील डलती थी। क्या डलती थी? रील्स। वो रील्स क्या होती थी, तो कैमरामैन क्या करता था, सोच समझ के, क्योंकि पैसे जो लिए जाते थे ना वो रील के हिसाब से लिए जाते थे, तो रील के अंदर ऐसे नहीं होता था खटाखट खटाखट चलते चले गए। आज सबसे बड़ा टास्क आपके घरों में भी ये होता होगा, शादी तो करवा लेते हैं लोग, बहुत बड़ा फोटोग्राफर भी हायर करा लेते हैं। ठीक है, 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए आपने पे कर दिए फोटोग्राफर को। एल्बम 1-1, 2-2, 3-3 साल तक नहीं बनती लोगों की। उसका एक ही रीजन होता है, क्या सर, वो आपको 10,000 फोटो दे जाएगा कि जी इसमें से सिलेक्ट करके मुझे दे देना कौन सी एल्बम में लगानी है। क्योंकि उसने तो क्या करा, रील का तो कोई चक्कर है ही नहीं, मेमोरी कार्ड डला हुआ 1 TB, खच 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 खच। एक ही पोज में अंकल, मतलब यहाँ से हाथ यहाँ तक ले जाने में उनके 10 पोज होते हैं एक अंकल के, यहाँ से यहाँ पहुंचा है बस हाथ। वरमाला का देख लो, स्लो मोशन चलती है। ठीक है, एक एक फूल दिखा देगा वो। अब वहां पे क्या हुआ, कुछ सोचो आप, आपको टाइम किस में ज्यादा लगा? भाई जो फोटोग्राफर है उसने क्या करा, आपको पूरा का पूरा डाटा दे दिया 10,000 फोटो का। उसने कहा भैया आपने एल्बम बनानी है कितनी फोटो की, 500 फोटो की, तो आप इसमें से मेरे को 500 फोटो क्या करके दे दो। उसने अपना काम इजी कर दिया। अब आप उसे जो 500 फोटो दोगे ना बेटा, वो उसको क्या करेगा, एडिट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपकी एल्बम क्रिएट करके आपको दे देगा। तो समझ आ गया? तो अगर जो आप यूज कर रहे हो 10,000 फोटो को देखने का काम, वो कौन सा मेथड है? सेंसस। टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? मैंने बताया ना, 1.5-1.5, 2-2 साल लग जाते हैं लोगों के, सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करा, 500। अब 500 में क्या होगा, उसको आपने दे दिया, वो एडिटिंग करेगा और एल्बम निकाल के आपके हाथ में पकड़ा जाएगा। तो यानी कि सैम्पलिंग मेथड में टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है, और एनालिसिस भी क्या हो सकता है, ज्यादा बेटर वे के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि इस मेथड के अंदर एक्यूरेसी के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो कैसे, when sampling is conducted scientifically and carefully, it gives more accuracy as compared to the census procedure. Since the scale of operation is smaller, it is possible to use well trained investigator in a sample investigation. देखो ये बेसिक सा पार्ट है। देखो कैसे, भाई अभी आप इस बैच में पढ़ रहे हो 50 स्टूडेंट, अब यही मान लो एक ऑडियो, यहाँ पे 700 बच्चा बैठा हो, तो 700 बच्चों को ज्यादा बेटर समझ आ पाएगा या 50 बच्चों को ज्यादा समझ आ पाएगा? और इन 50 में से 10 ही कर दूं तो 10 को और ज्यादा बेटर समझ आ पाएगा। 1-to-1 कर दूंगा तो और ही ज्यादा बेटर समझ आ पाएगा। यानी सर जितनी कम होते चले जाएंगे, तो यानी कि जब हम सैंपल के ऊपर वर्क करते हैं ना, थोड़े डाटा पे वर्क करते हैं, तो वहां पे रिजल्ट भी अच्छा निकल के आता है और एक्यूरेसी से निकल के आता है, क्योंकि हमें हर एक चीज फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता है कि कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है कैसे। जितनी ज्यादा भीड़ होती चली जाएगी, जितने बड़े बैचेस होते चले जाएंगे, वहां पे क्या होता चला जाएगा, किसी भी बच्चे का हमें पता नहीं रहेगा कौन कितना एक्यूरेट से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। समझ आ गया ये एग्जांपल? कहता है ग्रेटर स्कोप, कहता है देयर कैन बी अ इन्वेस्टिगेशन वेरी हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आर नीडेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कहता है इस तरीके के मेथड को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए और मेथड चाहिए जिससे कि आप इसको कर सको। कहता है इन द इवेंट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सच पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स, द सेंसस इन्वेस्टिगेशन में बिकम डिफिकल्ट टू कैरी आउट। कहता है इसी वजह से जब हमारे पास ये चीजें नहीं होती तो हम क्या करने लग जाते हैं, सेंसस मेथड यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देखो ये तो होती है, समझो कैसे होती है, मैं आपको ये समझाता हूं। मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया बेटा कि मैं अभी 50 बच्चे पढ़ा रहा हूं, यही मैं अगर 500 बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन 50 बच्चों की इजी रहेगी या 500 बच्चों की इजी रहेगी? क्यों सर, इनको मैं देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। यानी कि सर बहुत बड़े डाटा को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना इतना इजी टास्क नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो हम उसे इजीली स्टडी कर सकते हैं और उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुत बेटर निकल के आएगा। देखो लिखा भी है, in case of sampling, scale of operation remain at low level, so planning, organization, supervision can be conveniently managed, which lead to the administrative convenience. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्योंकि लोग कम होंगे, डाटा कम होगा, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच, कहता है सैंपल इन्वेस्टिगेशन इज मोर साइंटिफिक देन द सेंसस इन्वेस्टिगेशन as it is possible to determine the extent of reliability of the result. This may not always be possible in a census method. देखो बेटा एक चीज और देखना, अब इसको ध्यान से सुनना। यहां पे ना एक 20 बच्चों की कॉपी चेक हुई और एक 500 बच्चों की कॉपी चेक हुई।
ठीक है। अब पता ये चलता है कि भैया किसी बच्चे की ना, या किसी भी, अब ये नहीं पता किस बच्चे की कॉपी में कमी है, लेकिन ये पता चलता है कि भैया किसी भी बच्चे की कॉपी में ना गलत चेकिंग हो गई है, तो मेरे को वो गलती ढूंढना 500 में इजी रहेगा, 20 में इजी रहेगा? सर 20 में इजी रहेगा। दूसरा सर 500 कॉपी ज्यादा एक्यूरेटली चेक कर पाऊंगा या 20 कॉपी ज्यादा एक्यूरेटली चेक कर पाऊंगा? 20। यानी कि सर अगर सैंपल मेथड सही तरीके से किया जाए और साइंटिफिक वे में किया जाए तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो ज्यादा बेटर निकल के आता है। किसके कंपैरिजन में? सेंसस मेथड के कंपैरिजन में। क्योंकि सेंसस में आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है, सैंपल में आपको थोड़ी चीजों पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, रिजल्ट भी क्या निकाल पाते हो बेटा? बेटर निकाल पाते हो। आप खुद को देख लो, एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है, बढ़िया जा रहा है, जैसे ही वो फुल सिलेबस में आता है तो दिक्कत आती है ना, क्योंकि सर वहां पे डाटा क्या हो गया अब हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है सडनली। ठीक है, अब आता है इसके डीमेरिट्स क्या है सर। देखो पहला डीमेरिट क्या है सर? डिफिकल्ट टू अचीव द परसेंट एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी इसके अंदर आने की दिक्कत रहती है। कैसे समझते हैं? कहता था कंक्लूजन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड आर बेस्ड ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ अ सैंपल टेकन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल बेटा, इन 50 बच्चों में से मैंने 10 बच्चे सिलेक्ट करे, ठीक है, मैंने कहा 10 बच्चे सिलेक्ट करता हूं और उसकी बेस पे बता दूंगा बैच कैसा है। चांस की बात थी जो मैंने 10 बच्चे सिलेक्ट करे ना वो ज्यादा ही, मतलब बिल्कुल सारे के सारे मान के चलते हैं ना पढ़ने वाले थे। अब मैंने उनका टेस्ट लिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसकी बेस पे मैंने क्या कह दिया, भैया ये पूरा का पूरा बैच ही क्या है, ढंग से नहीं पढ़ता। क्या रिजल्ट ठीक है ये? नहीं। और ऐसा भी ठीक नहीं है कि 10 के 10 पढ़ने वाले आ गए थे, उसकी बेस पे मैं कह दूं कि पूरा का पूरा बैच अच्छा है, ये भी ठीक नहीं है। यानी कि सर सैम्पलिंग मेथड में एक दिक्कत क्या रहती है कि जो आपका एंड रिजल्ट निकल के आता है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, कई बार उसमें गड़बड़ के चांस होते हैं। फिर आता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। कहता था एक्यूरेसी ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला कि या तो मैं सारे ही ना पढ़ने वाले बच्चे ले लूं या सारे पढ़ने वाले बच्चे ले लूं। तो बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पढ़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कोई अच्छा पढ़ने वाला है और कोई ना पढ़ने वाला है। तो अगर मैंने रिप्रेजेंटेटिव ढंग से नहीं चुने, यानी मैंने सिर्फ पढ़ने वाला चुन लिया या फिर ना पढ़ने वाला चुन लिया, तो मेरा रिजल्ट कभी भी ठीक। हाँ, लेकिन अगर मैंने मिक्स चुने, उसमें पढ़ने वाले भी थे, ना पढ़ने वाले भी थे, एवरेज भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? एक्यूरेट निकल के आएगा वहां पे। ठीक है, फिर आता है बेटा बायस इन सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल। यानी कि जब हम सैंपल चुनते हैं ना तो वहां पे पर्सनल बायस के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर मैं आपकी बात करता हूँ स्कूल्स की, तो कोई ना कोई मॉनिटर होता है, ठीक है ना, क्लास हेड भी बोलते हो आप आज की डेट में उसको। तो जब क्लास हेड बनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि आपकी जो फैकल्टीज होती है, टीचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वहां पे पर्सनल बायस करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा अपनी क्लासेस में क्या होता है कि मॉनिटर कौन है, क्लास हेड कौन बनता है, आपको सारी कहानियां पता है अपने स्कूल्स की। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, यानी कि सर जब हम सैंपल चुन रहे हैं तो वहां पे सैंपल चुनते टाइम क्या किया जा सकता है? पर्सनल बायस का मकसद होता है पक्षपात करना, यानी हम पक्षपात कर सकते हैं। कहता है इफ द इन्वेस्टिगेटर इज बायस्ड देन ही माइट सिलेक्ट सैंपल डेलिबरेटली। इन सच केसेस सिलेक्टेड सैंपल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि सर अगर जो सैंपल है, कौन चुन रहा है? रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है ना, अगर उसने ढंग से सैंपल नहीं चुने तो आपका रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक। रहने दो इसको। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझो, जितना जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ही करना है बच्चे आपने। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे क्या? एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द साइज ऑफ अ सैंपल। कहता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सैंपल के साइज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। कैसे? साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है मेरे पास डाटा कितना है। कहता है इन केस ऑफ अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन सैंपल साइज वुड बी बिगर एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास डाटा ज्यादा है तो सैंपल साइज भी क्या होगा सर? एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5000 बच्चों का डाटा है तो सैंपल कितने साइज का होगा? 500 बच्चों का। अगर मेरे पास टोटल डाटा ही 500 बच्चों का है तो सैंपल साइज कितना होगा? 50 या 100 का, है ना सर। जितना ज्यादा डाटा सैंपल साइज भी उतना ज्यादा, जितना डाटा कम उतना ही सैंपल साइज भी क्या रहेगा हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं जी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड। इफ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड द साइज ऑफ सैंपल शुड बी अ लार्जर। However, if a sample are selected by the experienced person on the basis of scientific method, better result can be ensured even in a case of small size of a sample. अगर आपको रिजल्ट जो चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आपको सैंपल का साइज क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा बेटर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 500 बच्चे थे तो 500 बच्चों में से एटलीस्ट आपको 50 बच्चे लेने पड़ेंगे। और अगर आप क्या करते हो, 500 बच्चों में से सिर्फ सैंपल कितने चुनते हो बेटा? 5 बच्चों का,
तो क्या उससे डाटा सही आएगा? नहीं आएगा सर। तो यानी जब आप सैंपल साइज चुनते हो तो डिपेंड ये होता है कि आपने जो सैंपल साइज चुना है उसका साइज क्या था या चुनने वाला कौन था। कई बार क्या होता है, जो चुनने वाले होते हैं ना वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो जो बच्चे छाटेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट छाट लेते हैं, तो वहां पे भी रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी आपकी? बेटर रहेगी। होमोजेनिटी का मतलब लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्या है बेटा? एक जैसा। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है वहां पे? अलग अलग। ऑफ द पॉपुलेशन कहता है इन केस पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ होमोजेनियस स्मॉल सैंपल विल बी सर्व द पर्पस। कहता है मान लो सारा का सारा डाटा कैसा है? एक जैसा है। समझना, अगर बेटा मेरे को 11th क्लास का डाटा लेना है ह्यूमैनिटीज के या इकोनॉमिक्स के बच्चों का, तो मैं आप में से ले लूंगा, काम चल जाएगा क्योंकि सारे के सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो। अब मान लो मेरे को पूरे स्कूल का डाटा लेना है, तो वो सारा डाटा क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, फर्स्ट क्लास भी है, नर्सरी भी है, सेकंड भी है, फिफ्थ भी है, सब अलग अलग हो गया ना। तो क्या उसमें छोटा सा सैंपल साइज काम आएगा? नहीं आएगा। तो यानी सर जब डाटा एक जैसा है तो वहां पे आप थोड़ा सा भी दोगे ना सैंपल तो वो काम कर जाएगा, लेकिन जब डाटा हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है, तो वहां पे आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाओगे। आपको वहां पे सैंपल क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। नेचर ऑफ स्टडी, नेचर ऑफ स्टडी का मतलब है बेटा यहाँ पे कि इन केस ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस स्टडी, जब आपको क्या करनी है? इंटेंसिव का मतलब होता है बेटा डिटेल स्टडी। जब आपको किसी चीज की डिटेल स्टडी करनी है और स्मॉल सैंपल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, तो छोटा सा क्या हो जाएगा? सैंपल बहुत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन केस ऑफ अनरिपीटेड एंड एक्सटेंसिव स्टडी इट मे बी नेसेसरी टू टेक अ लार्ज सैंपल। मतलब समझना, ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन कब कब काउंट होती है बेटा? 10 साल में एक बार। तो वहां पे हमें डिटेल स्टडी की जरूरत है, डिटेल स्टडी की। और जो चीज रेगुलर होनी है, हर महीने होनी है, तो वहां पे पता चले यार इस महीने गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले महीने तो होना ही है ना दोबारा, तो हम तब कर लेंगे। यानी कि एग्जाम्पल ऐसे सेट करते हैं इसको, आपके यूटी या जो क्लास टेस्ट होते हैं, आप कई बार उसे सीरियस होके देते हो, कई बार उसे सीरियस होके, क्योंकि आपको पता है सर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये होने वाले हैं। लेकिन जो आपके टर्मिनल और फाइनल होते हैं उसको कैसे देते हो? आप सीरियस होके देते हो ना, क्योंकि पता है कि सर ये बार बार होने वाली आइटम नहीं है, ये एक ही बार होनी है। यानी किसी भी क्लास में हमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं इन एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको? देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है, कहता है एक्सप्लेन रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड सैंपल। यहां पे लिखा भी हुआ बेटा क्या? रिक्विसाइट्स का मतलब होता है कि जब हम एक सैंपल चुनते हैं ना, तो उसको चुनते टाइम क्या क्या चीजें सोच के सैंपल चुनना है। यानी सैंपलिंग करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास बाहर से कहीं से फोन आता है कि भैया आपको ना कॉमर्स के स्टूडेंट्स देने हैं, अकाउंट्स का एक ओलंपियाड है कहीं पे, तो मेरे को सैंपल किस में चुनना होगा? कॉमर्स की क्लास में से चुनना है ना। तो यानी कि सर रिप्रेजेंट करने चाहिए वो बच्चे किसको? अकाउंटेंसी को, क्योंकि ओलंपियाड किसका है? वो अकाउंटेंसी का है। अगर मैं उसमें साइंस टीम के बच्चे ले जाऊंगा या आर्ट्स टीम के बच्चे ले जाऊंगा तो कोई लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि वो सर वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सैंपल चुनते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैंपल आपने चुने हैं बेटा वो क्या कर रहे हो? एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी करते हो। कहता है द सिलेक्टेड सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो डाटा आपके पास है वो उसको रिप्रेजेंट करें। एडिक्वेसी मतलब to ensure that all the characteristics of a population are represented by the sample, its size must be adequate। मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 5000 बच्चों में से आपने 500 का डाटा चुना, 500 में से आपने 50 का चुना, लेकिन अगर आप 500 में से 5 का चुनोगे तो वो एडिक्वेट नहीं कहलाएगा। होमोजेनिटी का मतलब क्या है सर? एज फार एज पॉसिबल द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल टू बी ऑब्टेन्ड शुड बी होमोजीनियस। जब भी आप सैंपल चुनो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा जो आपके पास डाटा अवेलेबल है ना वो कैसा होना चाहिए? आपका होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ द, इसे रहने दो, बस 3 पॉइंट्स कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंट बिटवीन अ सेंसस और सैंपलिंग मेथड। ये अब आप खुद से बताने की कोशिश करना सेंसस और सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है। पहला, नेचर ऑफ इंक्वायरी, ये वाला मैं बता देता हूं। इसमें बेटा एक्सटेंसिव यानी बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी की जाती है। एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, क्योंकि इसके अंदर हम हर एक आइटम को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम सैंपल सैंपलिंग की बात करते हैं तो लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ओनली फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड, क्योंकि इसके अंदर हर एक आइटम को स्टडी नहीं किया जाता, कुछ आइटम को स्टडी किया जाता है। इकोनॉमी का मतलब होता है इन दोनों में से सस्ता कौन सा है? सैंपल। क्यों सर? उसमें कम डाटा होता है, टाइम कम लगता है, लेबर कम लगती है। लेकिन इसके अंदर देखो लिखा है इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम और लेबर, रिलेटिवली लेस मनी, टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट आता है सर सुटेबिलिटी। कौन सा डाटा कहां पे सुटेबल होता है?
कहता है इट इज मोर सुटेबल इफ द पॉपुलेशन इज हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब मेरे पास सारा का सारा डाटा अलग अलग है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, और अगर मेरे पास सारा का सारा डाटा होमोजीनियस है, एक जैसा है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा सर, सैम्पलिंग। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, सर ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है, रिजल्ट्स आर क्वाइट रिलायबल एंड एक्यूरेट अंडर अ सेंसस मेथड, अंडर सैम्पलिंग मेथड रिजल्ट आर लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट। इसके अंदर उसके कंपैरिजन में क्या होते हैं थोड़े। नेचर ऑफ एरर, कहता है इन सेंसस मेथड द ओनली एरर दैट मे अराइज इन द कलेक्शन ऑफ डाटा इज द एरर ऑफ बायस। कहता है सेंसस मेथड में एक ही दिक्कत आ सकती है कि जब मैंने डाटा इकट्ठा किया था ना वो पक्षपात से किया था, यानी डाटा सही तरीके से कलेक्ट। सैम्पलिंग मेथड गिव्स राइज टू द एरर ऑफ सैम्पलिंग अपार्ट फ्रॉम द एरर ऑफ बायस। इसके अंदर एरर ऑफ बायस तो हो सकता है, और एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि आपने सैंपल ही सही तरीके से ना चुना हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फिर गलत आएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन, कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द सेंसस मेथड। देखो बेटा, सेंसस मेथड में हर एक आइटम को स्टडी करना है तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या ये एक्यूरेसी से बता सकते हो कि जो आपके टीचर जाते हैं घर घर जाके सही जनगणना करके आते हैं, क्या गवर्नमेंट एग्जैक्टली कह सकती है कि हमारे देश की जनसंख्या एग्जैक्ट इतनी है? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जब आप काउंट करने जाते हो तो इतना पॉसिबिलिटी, लेकिन सैम्पलिंग मेथड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि डाटा क्या होता है सर हमारे पास कम होता है, इसके ऊपर सुपरविजन भी किया जा सकता है और इसको ढंग से देखा भी जा सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है।